जितने भी कॉरपोरेट में जो लोग हैं अच्छे खासे पैकेजेस पे हैं, 60-70 लाख के पैकेजेस पे भी हैं, वो भी एग्री में इंटरेस्ट ले रहे हैं। एग्री ग्रेजुएशन के साथ मैं एक एग्री की सेल है बैंक की, उसको हेड करता हूँ और वो सेल 50 लाख से ऊपर के 100 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के, फूड प्रोसेसिंग के। तो यूथ के लिए आने वाले टाइम में किसके अंदर स्कोप अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जॉब की तरफ जाना चाहिए या बिजनेस की तरफ जाना चाहिए? आपका क्या सुझाव है? स्टार्टअप वाली प्रोफाइल बहुत ज़्यादा वैल्यू गेन कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम लाई गई है, सब्सिडी लाई गई है, वो उसका लाभ कैसे उठा सकता है, कहाँ उसको फिट बिठा के अपना काम निकाल सकता है? किसान स्टार्ट करता है, वो अपनी पूंजी लगाता है और वो फेल हो जाता है, तो क्या रीज़न हो सकता है? कई बार ओवर एक्साइटमेंट में काम शुरू हो जाते हैं। ठीक है। भाई मेरा चाचा ये बड़ा बिजनेस कर रहा है, इतने पैसे बचाता है। चाचा को भी नहीं पता उसकी हालत क्या है, उसने कैलकुलेट करी नहीं होती कई बार। या जैसे किसी ने डेयरी करी, 2 गाय पाली, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहा है, 5-7 साल की स्लो प्रोसेस है। कुछ लोग सीधा 1 करोड़ की यूनिट लगा देते हैं। ऐसे ही अगर आपको बागवानी रिलेटेड काम करना है, पोली हाउस लगाना है, नेट हाउस लगाना है, कोल्ड स्टोर लगाना है, मशरूम की जो हाईटेक यूनिट लगानी है, उस तरह की यूनिट के लिए भी सब्सिडी है। एक उनके नाम रेफर कर दीजिए कि ये बिज़नेस के अंदर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम के हिसाब से होने वाली है एग्रीकल्चर सेक्टर में। मैं जानना चाहूँगा। एक पौधे के हिसाब से कैलकुलेशन चली जाएंगी, आपने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के पेड़ ने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, उसका प्रॉफिट किसान को जाएगा, उसकी कैलकुलेशन हो जाएंगी। जो नीचे डूबा है ना, जितना नीचे डूबेगा तो हाथ पैर मारेगा पूरे। ठीक है। जितने हाथ पैर मारेगा, जितना भागेगा, उतने रास्ते मिलेंगे, उतने लाइगजन मिलेंगे, इतने लिंक मिलेंगे। वो उस नदी के किनारे पर दंगल में लगी डाल। और जब इसना जोर मारना आ गया, हाथ पैर मारने आ गए, लाइजन बनाने आ गए, सिस्टम सेट हो गया, वो उड़ भी जाना। साथियों, मैं जॉब के साथ साथ एग्रीकल्चर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन किस बिजनेस में इन्वेस्ट करूं कि मुझे जल्दी से जल्दी रिटर्न मिले और मैं अपनी जॉब छोड़कर फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकूं। मेरा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर में मैं रुचि रखता हूं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है और कोई कोलेटरल के लिए प्रॉपर्टी भी नहीं है जिसको रखकर मैं लोन ले सकता हूं। तो मैं कैसे बिजनेस की शुरुआत करूं? और सबसे ज़रूरी, भारत सरकार किसानों के लिए हर साल एग्रीकल्चर स्कीम, सब्सिडीज़ लॉन्च करती है, लेकिन इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाकर मैं आम किसान कैसे कम बजट में अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकता हूं? ये सारे सवाल किसान भाइयों उन किसानों के हैं जिनका जवाब आज तक हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर फाइनेंस का हिस्सा है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि हम किसी ऐसे एक्सपर्ट को अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करें जो ग्राउंड रियलिटी को जानता है, जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट में काम कर चुका है, जो किसानों का मार्गदर्शन कर सके। आपने कभी भी अगर बिजनेस किया है तो आप जानते होंगे, एक खेती को कॉमर्शियल स्केल तक ले जाने के लिए केवल मेहनत से काम नहीं चलता, बल्कि सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग होती है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मिस्टर शक्ति सांगवान, जो कि ऑल ओवर हरियाणा फाइनेंसिंग सेल के हेड हैं। इनका बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ में से एक CCS HAU हिसार के वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने 18 साल का बैंकिंग और एग्री फाइनेंस का एक्सपीरियंस है और ये लगभग पिछले 2 सालों के अंदर 10,000 से ज़्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को आर्थिक लोन जैसी फैसिलिटीज़ में इन्होंने मदद करी है और 400 हाई वैल्यू बिजनेस इन्होंने इस्टेब्लिश कराए हैं। तो चलिए, प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर शक्ति सांगवान। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आज के इस खास एपिसोड के लिए आप पधारे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को रूबरू होने का, या जो इन्फॉर्मेशन हमें बार बार फ़ोन के माध्यम से देनी पड़ते हैं अपने भाइयों को, दोस्तों को, वो एक बार आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सीधी चली जाएगी, तो हमें भी इसमें हेल्प मिलेगी। डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअल में आपका आभारी हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एक बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो प्राइवेट से ज़्यादा, जहाँ पर वर्कलोड रहता है, और जिस पद पर आप फिलहाल काम कर रहे हैं, तो ये मैं मान सकता हूँ कि दिन की शुरुआत शायद 8 बजे होती होगी और रात के 10-11 बजे तक काम चलता होगा। और फिर भी आज रात के 10 बजे शक्ति जी हमारे साथ मौजूद हुए इस एपिसोड के लिए, तो ये बड़ा ही हार्ड वर्किंग एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने किसान भाइयों को थोड़ा सा बताइए कि करंट आपकी किस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं और क्या आपका रोल रहता है? मैं अभी बैंक में काम करता हूँ
हाँ और मैं अपने बारे में बताने से पहले एक डिस्क्लेमर है मेरा। हाँ जी आपके माध्यम से मैं कुछ भी बात बताऊंगा तो उसमें ये है कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो भी होंगी, मेरे कोई व्यूज़ होंगे, कई बार इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन मैं एज ऑफ नाउ जितनी है वो बताऊंगा सही से। ठीक है जी इसमें कोई मैं अपना व्यू दूंगा तो वो मेरा पर्सनल व्यू होगा, मेरी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी से एसोसिएटेड नहीं होगा, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आया होगा, वो मेरा पर्सनल होगा। ठीक है तो सर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा, मैं एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में काम करता हूँ। हाँ जी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, मेरा इंटरेस्ट है नए नए फार्मर से मिलना, नई टेक्नोलॉजी से रूबरू होना, जिन भाइयों को ग्राउंड लेवल पे एक्सपीरियंस है उनकी सपोर्ट करना, उनको बताना कि क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कैसे चीज़ें ध्यान रखनी है, ताकि बैंक की सपोर्ट आपके साथ बड़ा होने के लिए या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए चल सके। ठीक है और एग्री ग्रेजुएशन के साथ मैं एक एग्री की सेल है बैंक की, उसको हेड करता हूँ। और वो सेल 50 लाख से ऊपर के 100 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के, फूड प्रोसेसिंग के, मिल्क प्रोसेसिंग के, जो भी फूड से रिलेटेड कुछ भी आइटम बनता है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, टर्सरी प्रोसेसिंग, कुछ भी होता है, जी सर वो सारी फाइनेंसिंग करते हैं। कोल्ड स्टोर है, नॉर्मल स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, कुछ भी एग्री से रिलेटेड है तो वो फाइनेंसिंग करते हैं। इवन पीएम कुसुम सोलर की योजना है, वो हमारी सेल्फ फाइनेंस करती है। फाइनेंस करती है हाँ जी। तो सर एक मेरा सवाल आपसे रहेगा 18 सालों का आपका एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर के अंदर फाइनेंस के अंदर इस दौरान आपने बहुत सारे हाई वैल्यू बिजनेस के अंदर भी ग्राउंड लेवल पर काम किया है तो क्या पर्सनल आपकी राय है कि जॉब सिक्योरिटी की तरफ जो सारा यूथ भाग रहा है या एक बिजनेस की लाइन है दोनों काफ़ी अलग अलग रास्ते हैं तो यूथ के लिए आने वाले टाइम में किसके अंदर स्कोप अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है जॉब की तरफ जाना चाहिए या बिजनेस की तरफ जाना चाहिए आपका क्या सुझाव है अब मेरा पर्सनल सुझाव ये है कि सबका अपना नेचर है। जी और हमारी जनरेशन देखें तो जॉब में ज़्यादा विश्वास करती थी। ठीक है और हमारे टाइम में जो प्रोफाइल होती थी वो ये होती थी कि भाई जॉब लग गया सरकारी, बढ़िया शादी हो जाएगी, अच्छी वाइफ आ जाएंगी, वो भी सरकारी नौकरी वाली मिल जाएगी, ये थोड़ा आ गया था कॉन्सेप्ट। ठीक है और उस टाइम पे ये होता था कि सबसे मेन प्रोफाइल जॉब है और उसमें भी सरकारी है। तो आज के दिन मेरे को आइडिया आया या लोगों से मिलने के बाद पता चला कि स्टार्टअप वाली प्रोफाइल बहुत ज़्यादा वैल्यू गेन कर रही है। ठीक है तो जिन भाइयों के पास ग्राउंड लेवल के लिंक हैं, उनके पास आइडिया हैं, टेक्नोलॉजी हैं, और जो कोलेबरेट करके मिल के काम कर सकते हैं, तो वो भाई बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो फिर भी इसके बाद भी ये पर्सनल चॉइस होती है, किसी का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि भाई मैं जो भी करूं उसमें शांति रखूं, शाम को छुट्टी हो जाए घर चला जाऊं। और कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि जी मैं अपना बिजनेस करूं, अपने साथ अपने देश की ग्रोथ में दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर बिजनेस वाला क्या कहता है कि एम्प्लॉयमेंट और मैं खुद जनरेट करूं, एक अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करूं, जिस लाइन में मैंने सीखा, एक्सपीरियंस लिया, उसी लाइन से मैं कुछ काम शुरू करूं और उस लाइन को, उस काम को बढ़ाऊं। तो उसमें क्या है कि मेरे बच्चों को भी वो कंटिन्यू कर पाएंगे, उनको एक सपोर्ट दे पाऊंगा, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाऊंगा। मगर वो बंदे कुछ अलग होते हैं, वो अपना रिस्क लेके चलते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे सक्सेसफुल हैं जिनको जॉब नहीं मिली, उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, करते 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 बहुत अच्छा चले गए, वो सक्सेसफुल हो गए। मगर वो लोग भी बहुत अच्छे सक्सेसफुल हैं जिन्होंने नोइंगली, जानबूझ के जॉब छोड़ी 2-3 साल का ही, क्योंकि जॉब के साथ उनको कुछ एक्सपीरियंस, रिलेशन लाइजन उनके हो गए थे, मार्केट रेपुटेशन उनकी बन गई थी, जॉब उन्होंने छोड़ी, उसके बाद वो सक्सेसफुल हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह के एग्जाम्पल बहुत हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टाइम है, हर चीज़ अवेलेबल है मार्केट में। जी और नई से नई टेक्नोलॉजी, नई से नई जो अडोप्शन है टेक्नोलॉजी की, वो चल रही है मार्केट में। तो आज के दिन मतलब एक अच्छी प्रोफाइल है अगर कोई भाई बिजनेस करना चाहता है, और उसमें भी एग्री बिजनेस, वो अपने आप में एक सुपर प्रोफाइल है। काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि एग्री सेक्टर में जितने भी कॉरपोरेट में जो लोग हैं अच्छे खासे पैकेजेस पे हैं, 60-70 लाख के पैकेजेस पे भी हैं, वो भी एग्री में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं। तो आई थिंक एक चेंज आया है काफ़ी टाइम बहुत से। अच्छा चेंज आया है, बहुत और अच्छा। क्या गवर्नमेंट भी अब एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है बैंक्स के? आपको तो आइडिया होगा जो सब्सिडी स्कीम्स आ रही हैं। गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर के लिए शुरू से सपोर्ट है। ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैंकों को टारगेट्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के, उसमें एग्रीकल्चर फिक्स है, ये शुरू से है। पीएसएल के टारगेट है। क्या होता है सर, एक बार थोड़ा ये बताइए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सरकार का होता है कि उसमें सरकार डिसाइड करती है कि जो भी आपने लोन देना है, ऐसे नहीं कि जो सरकारी एम्प्लॉयज़ को ही दे दो, कार लोन ही दे दो, होम लोन ही दे दो। ठीक है ठीक है,
तो पर्सनल लोन दे दो। वो लोन की बजाय जो देश की डेवलपमेंट में काम करेंगे, जैसे एमएसएमई को लोन देना है, ठीक है, वो प्रायोरिटी सेक्टर है। ठीक है, हाउसिंग के लिए एक अमाउंट तक का जो लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है। एजुकेशन लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है। एग्रीकल्चर ऐसे ही 18% जो टोटल लोन पोर्टफोलियो का बैंक का, ये डिटेल में नहीं जाऊंगा, लगभग बैंक को टारगेट होता है कि वो अपना 18% के आसपास उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली ठीक है, फाइनेंसिंग करने का सभी बैंकों को टारगेट है। वो उनको पूरा करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो उनको उसके हिसाब से सरकार की तरफ से पेनलाइज किया जाता है। कम पैसे पे सरकार की स्कीम पे कम ब्याज पे पैसा जमा कराना पड़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग तरीके से। तो वो एक सरकार की पहल शुरू से ही है। उसके अलावा सरकार ने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए और क्या कहते हैं फार्मर्स को इंटीग्रेट कराने के लिए तो बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी सब्सिडी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चैनल, बहुत सारी ऐप्स बना रखी हैं जिनके माध्यम से सभी लोग जुड़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। नहीं सर, तो बिल्कुल ये सब आपके जो बताया एक एक करके हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हाँ फर्स्टली मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमने पता किया कि जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में जान लिया, कितना सक्सेस रेट मैं मान सकता हूँ कि आपके हाथों से ही लोन जाते हैं लगभग सारे बिजनेस के, जितने भी बिजनेस हर साल स्टार्ट होते हैं, कितने परसेंट बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं और कितने परसेंट वो होते हैं जो अब बंद हो जाते हैं, किसी कारण से फेल हो जाते हैं? तो सक्सेस रेट क्या है? देखो, स्टार्टअप की रेट अगर अपन जाएं तो जो इन्फॉर्मेशन या डाटा मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से या जहाँ से भी, वो बताते हैं कि बहुत सारे फेल होते हैं जी, मगर बैंक के थ्रू जो चीज़ें जाती हैं हमारे पास जो आता है तो हम एडिशनल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी लोन लेने के लिए आता है तो बैंक उसको एडिशनल असेस करता है कि भाई इसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके रिस्क देखता है, ठीक है, उस लाइन में उसके लिंक लाइजन कुछ है, उसने उस लाइन से रिलेटेड जो उसका आइडिया है या जो वो काम कर रहा है उसने कुछ खरीदा है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड की है, उस वैल्यू ऐड करने के बाद उसने कुछ बेचा है, कुछ बचाया है, कितना बचाया है, कितना उसने काम किया है, कितना वो कर सकता है। तो उसको एक एडिशनल गाइडेंस के रूप में जब हम लेके चलते हैं और उसके बाद जब हम लोन करते हैं पूरी डिस्कशन और डिटेल्स के बाद उसकी जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके चलते हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे जो किए हुए हमारे इंस्टीट्यूशन के जो किए हुए मैक्सिमम लोन एज ऑफ नाउ पिछले 10-12-13 साल का मैं रिकॉर्ड देखता हूँ तो लोग सक्सेसफुल हैं। शुरू में बिजनेस में दिक्कत आई हैं, आती हैं सबको, वो एक जेन्युइन रिस्क है, मगर उसके लिए उसकी तैयारी कितनी है वो असेस करने का काम हमारा है। और एक सिंगल पर्सन का नहीं है, एक पूरी कमेटी, पूरी टीम एक एक प्रपोजल को, एक एक कस्टमर को, एक एक लोन को देखती है। उसके बाद ही उसकी रिकमेंडेशन, उसके वीक पॉइंट क्या हैं, उसमें रिस्क क्या है, हर चीज़ की डिटेल में डिस्कशन होती है। उसके बाद बैंक डिसीजन लेता है। तो वो एक एडिशनल सपोर्ट है उसको बताने के लिए। उसको कई बार लगता है कि जी मेरा तो आइडिया है उसके मन में, पर हमने इतने सारे लोन किए उसके बाद हमारी कोई एक्सपीरियंस नॉलेज हमारा ऐड हो गया, हाँ जी, उसके कारण हम उसको कुछ गाइड कर पाते हैं कि भाई तू थोड़ा ये चीज़ें और ध्यान देख। ये हमारे साथ एक कस्टमर आया था, उस भाई को ये दिक्कत आई थी। कोई भी आइडिया जैसे ले लो, जैसे कोई डेयरी के लिए भी आ जाता है, बोला जी मैं तो उसका देख के कि 30 लीटर दूध देती है जी गाय, तो मगर उसमें हमें जो हमारे पुराने कस्टमर्स के थ्रू हमारे आइडिया हैं, अच्छे कस्टमर्स के थ्रू आइडिया हैं ज़्यादातर, और फेलियर के थ्रू भी हैं, तो हम बता देते हैं कि भाई इसमें ये रिस्क भी है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। पुराने एग्जाम्पल से नए लोगों को पहले अवेयर कर देते हैं। हाँ, अगर कोई आए भाई मैंने तो जी बायोमास लगानी है यूनिट, ठीक है, तो हमने जितने लोन किए हैं हमारे को भी एक्सपीरियंस हो गया, हम उससे 4-5-10 सवाल पूछेंगे, भाई कहाँ से लेगा, कितने का लेगा, कैसे करेगा, ठीक है, कहाँ बेचेगा, कितनी कॉस्ट आती है। फिर हमारे को पता लग गया मशीनें बहुत सारी फेल हो जाती हैं, लोगों पे नहीं चलती, स्टाफ ठीक नहीं होता, तो वो कहाँ से लेगा। अगर उसने ग्राउंड लेवल पे काम किया होगा वो जवाब दे देता है, नहीं देता और हमें लगता है कहीं ना कहीं 90% चीज़ें उसकी ठीक हैं, 10% हम एडिशनल सपोर्ट, हमारे अच्छे कस्टमर का रेफरेंस दे दें या आपस में वो रेफरेंस लेके भी आते हैं जी, तो कहीं ना कहीं से हमें लगता है कि इसका सपोर्ट सिस्टम है। कई बार उसके पेरेंट्स का कुछ नॉलेज एक्सपीरियंस होता है, लाइजन होते हैं। कई बार ऐसे होता है जैसे फ्रूट्स वाले आए तो किसी के ट्रक्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम था, बड़े बड़े ट्रकों में वो फ्रूट्स बेचते थे, उसका बेटा आया बोला जी मैंने तो शॉप खोलनी है अपनी और ये फ्रूट बेचने हैं अच्छी कॉस्ट पे, मगर इसमें से प्रीमियम फ्रूट्स बेचने हैं। ठीक है, तो हमें लग गया बापू की सपोर्ट है, सस्ता मिलता है, क्वालिटी बढ़िया है,
पैसा भी है, ब्योंत भी है, कर और लेगा। बच्चे का नया आइडिया है, ठीक है, तो इसको इसमें जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड इंटीग्रेशन उसका स्ट्रॉन्ग है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की उसकी प्लानिंग है, टेक्नोलॉजी वो अडोप्ट कर सकता है, आज के दिन सोशल मीडिया का लाभ ले सकता है। तो हर तरह का जो जिस तरह का बिजनेस आता है, जिस तरह के लोग आते हैं, उसी तरह के लोगों के हिसाब से हम उनके साथ गाइडेंस करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये मान सकते हैं कि आम तौर पर वैसे तो हर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, पर जो बैंक तक पहुंचा है एक बड़े लोन के लिए कर रहा है, वो ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व कर चुका है, तो उसका फेल होने का चांस कम है। हाँ, मतलब एक लेवल पे जो शुरुआत से करता है, जिसके लिंक बने हैं, आप उन्हीं को लोन देते हो, तो वहाँ फैमिली सपोर्ट है। देखो, बैंक का काम है रिस्क को असेस करके लोन देना। लोन में रिस्क है, ठीक है, हम भी लोन देते हैं, हमें ब्याज लेना है, ठीक है, हमें उसका बिजनेस चलेगा, अच्छा चलेगा तो हमें फ़ायदा है, और उसको भी रिस्क है। और रिस्क काम क्या है, उसका भी काम रिस्क लेना है, उसका काम थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना, वो बिजनेसमैन है। ठीक। हमारा काम उस रिस्क को असेस करना है एक सेट पैरामीटर्स के ऊपर। अगर इस सिनेरियो से बाहर हम देखते हैं, ओवरऑल इन जनरल अगर हम बात करें, जितने भी इंडिया के अंदर करंट एग्री स्टार्टअप की अगर मैं बात करूँ वो फेल होते हैं, तो मेजर कोज या रीज़न क्या है आपके हिसाब से? क्यों किसान स्टार्ट करता है, वो अपनी पूंजी लगाता है और वो फेल हो जाता है, तो क्या रीज़न हो सकता है? कई बार ओवर एक्साइटमेंट में काम शुरू हो जाते हैं। ठीक है। भाई मेरा चाचा ये वाला बिजनेस कर रहा है, इतने पैसे बचाता है, चाचा को भी नहीं पता उसकी हालत क्या है, उसने कैलकुलेट करी नहीं होती कई बार। ठीक है। बंदा सोचता है भाई ये तो बढ़िया बिजनेस है, इसमें तो बढ़िया पैसे हो रहे हैं, कमा रहे हैं जी। 10 रुपये की चीज़ आती है, 15 की बिकती है, 5 रुपये बच गए, 1 रुपया मेरा खर्चा। जब वो शुरू करेगा फिर उसके सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे। 10 की तो आती है, पीछे से खराब भी आ जाती हैं, कई बार सारी मर जाती हैं। सही बात है। कई बार होता है कि मैं मार्केट में 15 की बेच दूंगा, सीधा हिसाब है, भाई 20 की बिकती है, ये तो 15 की बेचूंगा मैं, तो फायदा लेऊंगा, पर वो 15 की 15 उधार मर जाए। अच्छा। पैसे ना आए, बंदा चक्कर काटता रहे, भाई दे दे भाई, दे दे भाई, तो वो भी फंस गया। तो सबके अलग अलग रिस्क है। कई बार वो 10 से 15 जो उसकी वैल्यू एडिशन करी, उसको करने की जो मशीन टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट है, ना है सिस्टमेटिक, या कंपटीशन इतना ज़्यादा है। वो खरीद तो 15 की रहा है, मगर उसको नहीं पता कि डीलर, वो जो लोग 10 की चीज़ आती है जब वो सारी इकट्ठी करके बेचेगा, वो जो डीलर हैं वो 10 रुपये 20 पैसे की ले रहे हैं मुश्किल से, और उसमें फिर अपने खर्चे भी। क्यों? मार्केट में कंपटीशन इतना है, 1.25 की भी देने वाले मिल जाएंगे फिर। बिल्कुल। तो फिर वो जब मार्केट में उतरता है तो कई बार अलग चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस। तो इसलिए छोटे से शुरू नहीं करते, सीधा बड़ा से शुरू करते हैं। ठीक है, कई लोग बड़े से बहुत सिस्टमेटिकली शुरू करते हैं, तो वो उन चैलेंजेस के पार भी निकल जाते हैं। ठीक है। मगर इस तरह के कुछ ना कुछ किसी न किसी के छोटे मोटे चैलेंज जरूर आते हैं। आज का जो अपना मेन टॉपिक है एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये भी एक रीज़न मान सकते हैं हम कि बिज़नेस फेल होने का, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है लोगों को। आम किसान शायद जानता भी ना हो कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम लाई गई है, सब्सिडी लाई गई है, वो उसका लाभ कैसे उठा सकता है, कहाँ उसको फिट बिठा के अपना काम निकाल सकता है। तो वही मैं चाहूँगा कि इस एपिसोड को जो भी भाई किसान भाई देखे, इस एपिसोड के बाद एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड लगभग हम उसके पॉइंट्स को, डाउट्स को कवर कर सकें। बिल्कुल। तो शुरुआत जैसे कि होती है लोन से। कितने टाइप के लोन होते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम इसको उठाते हैं। लोन के टाइप तो बहुत सारे हैं, पर अपने जो शुरुआत करने के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरह की फैसिलिटी है। ठीक है। एक होती है फंड बेस्ड फैसिलिटी। फंड बेस्ड मतलब जिसमें हम पैसा देता है बैंक आपको। ठीक है। एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। तो फंड बेस्ड फैसिलिटी में होता है जैसे टर्म लोन दे दिया और सीसी लिमिट दे दी, बेसिक एग्जांपल लेके चलेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है। और नॉन फंड बेस्ड में होता है जैसे बैंक गारंटी ठीक दे दी। अब फंड बेस्ड में तो हम आपको पैसा देंगे, कोई चीज़ आपने खरीदनी है, मशीन खरीदनी है, पैसा दोगे आप सीधे, जो मशीन खरीदनी है। ठीक है। अब मशीन आपने ले ली, 1 लाख का कोई मशीन आई। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। आज से करीब 15 दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था। हिसार में एक यूनिट लगाई गई है, ओरिक कंपनी करके है। ओके। वो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो नेचुरली बनाना को पकाने पर काम कर रही है। मैं जब उस पॉडकास्ट के दौरान वहाँ विजिट करने गया, मतलब मैं हैरान हो गया कि हिसार के अंदर हम उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, इतनी अच्छे ढंग से उसको चलाया जा रहा है प्लांट को, और बहुत बड़ा प्लांट था। तो ऐसा प्लांट लगाने के लिए भी अब ऑब्वियस सी बात है, लोन कोई भी बिजनेस करता है लोन ज़रूर लेता है।
तो उसके हिसाब से आप मेरे को समझाएं कि अगर मेरे को वैसा प्लांट लगाना है जैसा ओरिक ने लगा रखा है तो टर्म लोन उसके आपने हिसाब बताया। से मैं आपको डिटेल बताता हाँ, हूँ। टर्म लोन कैसे लूँ मैं, सीसी लोन लूँ या कौन सा लोन लूँ? तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, हाँ जी। जब उन्होंने असेट क्रिएट करने हैं जिस चीज़ के लिए, ठीक है। असेट क्रिएट यानी जैसे उन्होंने कोल्ड स्टोर लगाया है, ठीक है। उसके अंदर मशीनें लगाई हैं, ठीक है। उसके अंदर सेंसर सिस्टम लगाए हैं, हम्म, जो चीज़ एक बार लगानी है हम्म। उसके लिए जो लोन होता है वो टर्म लोन होता है। टर्म लोन होता है वो। जैसे वो सारी मशीनें 2 करोड़ रुपए की आई, मोटा मोटा हिसाब ठीक है, लगा के चलते वन हैं, टाइम इन्वेस्टमेंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है। 2 करोड़ की आई तो बैंक कहेगा भाई 50 लाख तुम अपने लगा दो, मार्जिन। ठीक है। अपना पूंजी नहीं लगाई, सारा बैंक का लग गया, रिस्क है, बैंक का रिस्क बढ़ जाएगा, उसकी इंटेंशन क्लियर नहीं होगी। 50 लाख तुम अपने लगाओ, 1.5 करोड़ बैंक आपको लोन दे देगा, लोन दे देगा। हो गया। अब 1.5 करोड़ रुपए का लोन बैंक ने दे दिया, 50 लाख उसने दे दिए, 2 करोड़ रुपए की वो मशीनें लग गई। इस पे इस काम के लिए जो लोन दिया गया इसको बोलते हैं टर्म लोन। इस पे कुछ सब्सिडी भी दी जाएगी? हाँ, इसकी सब्सिडी की भी मैं बताता हूँ, मगर टर्म लोन का बता दूं कि टर्म लोन उसने किस्तों में भरना है फिर। ठीक है, ये हो गया वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक साथ ये किस्तों में भरना है। हाँ। कितने टाइम में भरना पड़ेगा ये 5 साल, 7 साल, 10 साल तक जो बैंक की या उस असेट की लाइफ होती है उसके हिसाब से असेसमेंट। मंथली किस्त जाएगी? मंथली किस्त जाएगी। कितने की आइडिया लगभग जाएगी? वो लोन अमाउंट के हिसाब से EMI में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। 5 साल की है तो ज़्यादा होगी, चाहे 7 साल की है तो और कम हो जाएगी, ठीक है। 10 साल की है तो मंथली कम हो जाएगी। मगर ये देखना पड़ता है उसकी सेट की लाइफ भी उतनी है कि नहीं। मान लो जैसे भैंस के लिए लोन दिया तो ये सोचते हैं कि अभी एक भैंस के लिए दिया है या 2 भैंसों के लिए दिया हाँ है, जी। तो अगर और लाइफ ना देखे, सिर्फ एनिमल की लाइफ देखे तो 5 साल प्रोडक्टिव लाइफ है, तो उतने में वो दूध देगी, उतने में वो भर दे। पर जैसे कोल्ड स्टोर के लिए दिया है या गोडाउन के लिए दिया है तो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, 25-30 साल भी है। तो बैंक कहता है कि 7 साल, 9 साल, 10 साल रिक्वायरमेंट। और दूसरा कैश फ्लो, उसमें से इनकम कितनी आएगी फाइनली। ठीक है। नॉर्मल जो इनकम कैलकुलेशन है, तो उसकी इनकम मान लो 3 लाख आई, तो बैंक कहेगा जी 2-1 लाख रुपए तक की आपकी किस्त बना सकते हैं हम। तो इसके हिसाब से टेन्योर को भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो सर मैं इसमें आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे लोन तो मैंने ले लिया, मेरा प्लांट स्टार्ट हो गया, पर अब हो सकता है मेरे को इनकम आने में 6 महीने लगे, तो जो आप किस्त बता रहे हो 2 लाख की, क्या वो पहले महीने से ही मेरे को पे करनी पड़ेगी या बैंक कुछ टाइम मेरे को देगा? हाँ, इस जो पीरियड है, आपने जो पीरियड का जिक्र किया इसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। ठीक है। इसमें ये होता है कि मान लो आपको लगा बैंक को कि ये यूनिट बनाने में आपको 6 महीने लगेंगे, तो बैंक कहेगा भाई 6 महीने तो आपने इसमें किस्त नहीं देनी। जी। किस्त नहीं देनी इसका मतलब ये नहीं कि ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है। ब्याज तो लगेगा, जितना पैसा आप लेते जाओगे स्टेज वाइज उतने पैसे का उतने दिन के हिसाब से ब्याज लगेगा, मगर ब्याज वो कुमुलेट हो सकता है। अच्छा, स्टेज वाइज मतलब 2 करोड़ एक साथ नहीं दोगे आप मेरे को? हाँ, जिस मशीन के लिए जब जब जिस स्टेज पे देंगे, जैसे शुरू में आपने कंस्ट्रक्शन करनी है छोटी मोटी, तो हम कहेंगे जी 5 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन का आपका खर्चा है, ठीक है। 25% आपको ना मार्जिन देना है, 75% लोन से जाना, लोन तो आपका ही है, तो 75% लोन से निकला, 25 आपका निकला, 5 लाख रुपए वहाँ चला गया जिससे बनवाना है वो चीज़, कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो वहाँ चला गया तो बैंक चेक करेगा फिर कर लिया कि नहीं कर लिया। ओके। और उसी को जाएगा जिसको आपने भेजना है, पहले बताया था कि इसको भेजना है मैंने जी सर। फिर आप बोलोगे जी मुझे अभी इसके लिए जो स्टोरेज है, ये जो पूरा कोल्ड स्टोर बनाना है, इसके लिए मशीन का इतने % एडवांस देना है ताकि वो सामान आ जाए मेरा। जी सर। फिर जब इंस्टॉलेशन स्टेज होगी फिर आपको होगी जितने % और देना है, तो वो स्टेज वाइज देता है बैंक लोन। ठीक है। तो जितना वो धीरे धीरे लोन देते रहेंगे उसमें वो बनता रहेगा। मान लो 6 महीने में बन गया, मगर 6 महीने में बन भी गया तो भी अब आपको, आपने वो केले वाली यूनिट का जिक्र किया तो मैं बताऊं, हाँ जी। तो 6 महीने में बनते ही तो अगले दिन इनकम शुरू नहीं होनी। बिल्कुल। फिर वो केला लाएगा, फिर उसको पकाएगा, फिर उसको बेचेगा, फिर उसके पैसे आएंगे, तो वो 2-3 महीने टाइम और लग जाएगा। और शुरू में वो ट्रायल भी करेगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, साफ सुथरा चला कि नहीं चला, क्वालिटी आई कि नहीं आई, तो 2-3-4 महीने और लग जाएंगे। हम मार्केट इस्टेब्लिश होने में टाइम हाँ, लगेगा। तो हम उसको कहते हैं कि भाई 6 महीने का तो तेरा ये हो गया, या उससे भी पूछते हैं। ठीक है। और 2-3 महीने तेरे को शुरू होने में भी लग जाएंगे, 3 महीने बाद तेरे को इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तो हम तेरे को 9 महीने का मोरेटोरियम दे देते हैं। ठीक है। तो तेरी किस्त 9 महीने बाद शुरू होंगी। इसमें भी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैश फ्लो या बंदे की जो मार्जिन लाने की कैपेसिटी है। 9 महीने तक जो ब्याज लगेगा वो खुद देगा, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट भी बन सकता है। ठीक है। या वो अपने पास से ही दे देगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट ना बनाए,
या फिर वो 9 महीने बाद भी किस्त शुरू हो सकती है किसी प्रोजेक्ट में। और नॉर्मली क्या है कि ब्याज बैंक कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बनाओ और आप 9 महीने तक ब्याज उसका क्लेम कर लो साथ में। चलो ये हो गया टर्म लोन वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आते हैं सीसी, आपने लिमिट बताया। सीसी की रिक्वायरमेंट है, अब उसने आपकी यूनिट के हिसाब से ही बता देता हूँ। अब उसने बनाना लेके आने, कच्चा बनाना आएगा जी सर, फिर वो रखा रहेगा, फिर वो पकेगा, अलग अलग चैम्बर्स में जाएगा, फिर वो मार्केट में जाएगा। तो वो सारा पैसा जो उस यूनिट को रन करने के लिए है, केले खरीदने के लिए है, उसका जो एम्प्लॉइज की सैलरी होगी, उसका किराया है, ठीक है, उसका बिजली का बिल है, जो गाड़ी ट्रांसपोर्ट के जो खर्चे हैं, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब कि जो तो मंथली खर्चा हो गया, मंथली खर्चा प्लांट को चलाने मंथली खर्चा हो गया। और मान लो फिर केले बिक के पैसे आने में भी 5-7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना लगेगा। हाँ जी। तो मान लो लगा महीने का खर्चा आ गया आपका 50 लाख रुपए, तो बैंक कहेगा जी ये खर्चा तो आपको फिर रोटेशन में रखना ही है। हाँ जी भाई इतना तो आपको स्टॉक रखना है, केला आपके पास रखा रहेगा, ठीक है, इतने की आपकी उधार रखी रहेगी मार्केट से, तो ये सारे इतने आपके खर्चे भी हैं। तो ये सारा सौदा खर्चे का मान के 50 लाख आ गया। इसमें से भी 25%, 20% जो भी बैंक की कंडीशन होती है, तो 25 ही मान लो, तो आप कहेंगे 12.5 लाख आप दो, 37.5 लाख की हम एक आपकी लिमिट भी बना देते हैं, सीसी लिमिट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये रोटेटिंग है। जब बंदा केले खरीदेगा तो उस सीसी में से पैसे दे देगा, जब उसकी सेल होगी पैसे आएंगे तो उस सीसी में ऐड हो जाएंगे। मतलब जितना पैसा निकलेगा उसी पे ब्याज लगेगा, जितना पैसा जितने दिन तक वो यूज करेगा, ठीक है, उतने पैसे का उतने दिन का हिसाब महीने के आखिर में एक दिन हो जाएगा और उसको वो ब्याज लग जाएगा। मान लो उसने पूरे महीने में कभी 1 लाख यूज किए, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, फिर वापस जमा करा दिए, तो उसका जो टोटल बैलेंस रहा डेली एवरेज बैलेंस के हिसाब से, डेली बैलेंस के हिसाब से उसको टोटल ब्याज महीने के आखिर में लग जाएगा। उसको जितना भी यूज़ करेगा उसके हिसाब से लग जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियरली, बहुत अच्छे ढंग से आपने ये क्लियर किया मेरा डाउट। ये हो गए फंड बेस, जिसमें बैंक ने पैसा दिया एक लंबे समय के लिए और एक मंथली बेस पे लिमिट बना के। दूसरे आपने बताया नॉन फंड बेस्ड, उसमें जैसे आपने नॉन फंड बेस में अब फिर वही यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई गवर्नमेंट का टेंडर आ गया, गवर्नमेंट कहती है भैया हमारे को आपने बनाना सप्लाई करना है, ओके, कोई टेंडर निकाल दिया उन्होंने, तो मगर गवर्नमेंट कहेगी भैया आपने सप्लाई नहीं किया, तो आपने क्वालिटी ख़राब दे दी, तो ठीक है। और मान लो आपको काम है, टेंडर है 50 लाख रुपए का, गवर्नमेंट कहेगी भाई महीने का आपका बिल क्लियर होगा, तो गवर्नमेंट कहेगी आपकी कुछ भी गड़बड़ होगी तो हम आपकी पेनल्टी काट लेंगे, ठीक है। उसके लिए या तो आप पैसे छोड़ दो, पैसे तो नॉर्मली छोड़ते नहीं ना, गवर्नमेंट लेती है एडवांस में, तो कहती है जी 50 लाख का काम है, 5 लाख रुपए की आप क्या करो, बैंक गारंटी दे दो, बैंक गारंटी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर वो बैंक अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेगा जो भी लोन जैसी ही नॉन फंड बेस की, ठीक है। और फिर एक लेटर या ऑनलाइन प्रोसेस हो गया आजकल, वो उस डिपार्टमेंट को बैंक दे देगा कि जी अगर इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया अपनी इन कंडीशंस पे, ये परफॉर्मेंस गारंटी ही बता रहा हूँ, कई तरह की होती है गारंटी, अगर इसने ऐसे डिफ़ॉल्ट कर दिया, ये कंडीशन पूरी नहीं की, तो आप कभी भी बैंक से पैसे मांग सकते हो इस टेन्योर तक, ठीक है। तो उसके लिए बैंक पैसा थोड़ा दिया, बैंक ने तो एक कागज़ दिया है, गारंटी दी है, अपनी गारंटी दी है, उसके कागज़ पूरे करके, ठीक है, बैंक उससे रिकवर करेगा बाई चांस जरूरत पड़ी तो, उस फॉर्मेलिटी सारी के, ठीक है। तो पैसा दिया नहीं तो ब्याज नहीं लगना, तो उसके लिए बैंक एक फीस लेता है, बैंक की गारंटी की फीस, वो टेन्योर के हिसाब से ही लेगा, वो फीस लेके उसको एक ये देता है कि वो गारंटर बन जाता है, कि मैं इस केले की कंपनी का गारंटर हूँ, कल को अगर ये खराब सप्लाई करता है सरकार को, तो बैंक पैसा भरेगा, बैंक को आपको पैसा दे देगा उस टाइम तक, अगर आप क्लेम लॉन्च करो दोगे तो, ठीक है, बैंक हम आपको पैसा दे देगा। इसकी समय सीमा भी निर्धारित करके दे दी जाती है, फिर सरकार उसको आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, कम अमाउंट करे ज़्यादा अमाउंट करे, वो उसके हिसाब से डिपेंड हो सकता है। ठीक है सर, मैं एक बार बाकी किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा कि जो ओरिक बनाना हम जिसका जिक्र चल रहा है, उसके ऊपर हमने पूरा डिटेल में पॉडकास्ट किया था, वो बिज़नेस कैसे रन करता है, कैसे आप भी दूसरे फ्रूट के राइपनिंग बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बहुत डिटेल में चर्चा हुई है, तो वो एपिसोड आप एक बार जाकर ज़रूर देखो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो चलिए सर, हमने लोन समझ लिया, अब इसके नेक्स्ट फेज़ के ऊपर जाते हैं कि मेरे को कोई यूनिट लगानी है, कोई डेयरी का प्रोजेक्ट लगाना है, तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होते हैं एक लोन को अप्लाई करने के लिए? बेसिक डॉक्यूमेंट हैं, सबसे पहले बैंक देखता है आपके KYC, ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, नो योर कस्टमर, हाँ, अगर आप इंडिविजुअल रौनक आया, हाँ जी, नॉर्मली जो प्रैक्टिस में है आधार कार्ड पैन कार्ड,
बाकी गवर्नमेंट के हिसाब से 5-6 KYC हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में आधार कार्ड, पैन कार्ड आज के दिन है। अगर आप आते हो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, भाई मैंने ही लेना है, मैंने डेयरी लगानी है, मैंने ट्रैक्टर का लोन लेना है, मैंने फार्म मशीनरी का लोन लेना है, कोई भी लोन आप समझ के आओ, तो आपके आधार पैन कार्ड लेंगे, ये हो गए KYC। ठीक है। आपका एड्रेस का प्रूफ हो गया, आपका आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया। उसके बाद बैंक पूछेगा डेयरी लगानी है भाई, हाँ जी। तो कहाँ लगानी है? आप बोलोगे जी खेत में लगानी है। खेत में लगानी। तो बैंक कहेगा जी आप अपनी ज़मीन के कागज़ लेके आओ, कहाँ पे लगानी है आपने, वो आपके नाम है या आपके किसी फैमिली मेम्बर के नाम है, या आपने किसी से किराए पे ली है, लीज पे भी ले सकते हो ना। ओके सर। तो वो कागज़ लेगा, उसमें देखेगा बैंक कि भाई किला नंबर वगैरह खास हैं, रास्ता है, उसके अप्रूवल हैं यूनिट के। उसके बाद आप बोलोगे जी मैंने तो कंस्ट्रक्शन करनी है, तो बैंक अपने वैल्यूअर से एस्टीमेट बनवा लेगा कि भाई आपसे बोलेगा नक्शा दो जी, तो हम कहेंगे भाई इसका इतना लगभग खर्चा आएगा। ठीक है। आप कहोगे मैंने उसमें कोई मशीन लेनी है, मिल्किंग मशीन लेनी है, मिल्किंग पार्लर लगाना है, कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जो आजकल हाईटेक डेयरीज में यूज़ होती है, तो उसकी कोटेशन मंगाएंगे, भाई किससे लेनी है, किस रेट पे लेनी है, वो सारी डिटेल लेंगे। ओके। कोई यूनिट अगर बनानी है आपने, जहाँ पे बनानी है, तो वहाँ बनाने के लिए आपके पास उसके परमिशन या अप्रूवल क्या है। ठीक है। वो एक्टिविटी जो आपने करनी है, क्या वो पोल्यूशन के डिपार्टमेंट में दायरे में आती है, तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट का अप्रूवल वो भी देखेगा बैंक। अगर कोई NOC लेनी है वो देखेगा। कोई बड़ी यूनिट लगानी है और वो कंट्रोल्ड एरिया में आती है, तो बैंक देखेगा CLU मीन्स कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज़, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। ठीक है। मान लो आपने कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगानी है, कंट्रोल्ड एरिया है, राइस शेलर लगाना है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट पे जाके सरकार से अप्रूवल लेनी पड़ती है कि मेरे को ये एक्टिविटी करनी है यहाँ पे, इस कैपेसिटी की करनी है, तो मुझे कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज़ की परमिशन दे दी जाए जी। वहीं पे उसके हिसाब से उसके पोल्यूशन, कोई फायर की NOC फायर वाली है तो वो भी लेनी पड़ सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बैंक पूछेगा कि भाई कहाँ से लोगे, वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है, अप्लाई किया कि नहीं किया। उसके बाद वाटर की क्वालिटी वगैरह भी पूछेगा कि उस एरिया में डिटेल में जा बेसिक। रहा है। हाँ, और दूसरी बात पूछेगा कि आपको उस लाइन का नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। नहीं अच्छा, है मतलब मेरे को डेयरी लगानी तो मेरा उसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पर अगर आपको कभी बिल्कुल एक्सपीरियंस है नहीं, आपको सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं, ओके, ठीक है, आपको खुद भी ज्ञान नहीं, छोटी एक्टिविटी करनी है तो देखो आपको खुद ज्ञान होना चाहिए जी। छोटी यूनिट लगानी है तो, क्योंकि आप खुद ही करोगे काम। तो ये तो है नहीं कि आप ये कहोगे जी मैंने तो 2 भैंसें लेनी है और मैं अपना लेबर रखूँगा जी, वो तो मर जाओगे। खुद ही करोगे ना जी। तो खुद नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, किस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन। उसका अगर कोई प्रूफ है, जैसे आपने BSc एग्रीकल्चर की, ठीक है, तो एक एडिशनल एडवांटेज है, भाई आपको कुछ तो पता है उसके बारे में। हाँ जी। आप गांव के रहने वाले हो, आपके पेरेंट्स के पास भी थी, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसीलिए एक्सपीरियंस देखा तो वो है। उसके अलावा अगर आपने कोई ट्रेनिंग करी है किसी इंस्टीट्यूट से, वो भी काम आ सकती है। उसके अलावा जैसे एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पे सरकार ग्रांट ही देती है आपको। कोई भी नया आपके पास आइडिया है तो वो लगाने के लिए ग्रांट देती है। आपने वो आइडिया लिया, वहाँ पहुँच गए, आप उनको लगाए तो सिलेक्ट हो गए, ये तो डुएबल आइडिया है। सरकार ने आपका सारा असेस किया और आपको 5 लाख रुपए ग्रांट भी दे दी ट्रायल करने के लिए। ओके, ट्रायल भी सक्सेसफुल होगी, उनका सर्टिफिकेट भी आ गया, ग्रांट भी आ गई, तो वो एक कागज हो गया आपके पास, प्रूफ हो गया। तो प्रूफ हो गया। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कुछ चीज़ शुरू कर ली तो आपने कोई एक्टिविटी, आपको समझ में आ गया ये चीज़ इतने रुपए की आती है, कोई छोटी सी मशीन लेके या लोकल किसी से बनवा ली, शुरुआत में किसी की सर्विसेज लेके बनवा के क्वालिटी पैरामीटर्स पे ठीक करके और आपने बेच भी दी, तो उसके लिए कोई आपने छोटी मोटी फर्म रजिस्टर करा ली, तो उस फर्म की कोई ट्रांजैक्शन कर दी, तो वो एडिशनल एडवांटेज है आपकी। उससे बैंक को पता लग जाएगा इसने कुछ चीज़ें खरीदी थी, उससे खरीदी थी, ट्रांजैक्शन पैसे दिए हुए हैं, वहाँ से सेल के पैसे आए भी हुए हैं। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें GST रिक्वायर्ड है तो GST की रजिस्ट्रेशन चाहिएगी। अगर आप ऑलरेडी GST वाला बिजनेस कर रहे हैं कोई और दूसरा, तो उसकी GST की रिटर्न भी बैंक देखता है, तो वो भी देखेगा। आपकी अकाउंट की स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन आपने क्या की हैं,
वो एडिशनल सपोर्ट हैं। मतलब अगर बहुत आपने सारी हाँ कागज जितने कार्रवाई ज़्यादा आपके पास डॉक्यूमेंट जितना वही हाँ जी। कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं शुरुआत से, हाँ जी। तो आपके पास कई बार कुछ नहीं होता, तो आप छोटे लेवल से शुरू करेंगे। मगर क्या है कि अगर आप शुरू से ही सारी चीज़ें बनाने चलेंगे तो 6 महीने साल 2 साल में आपके पास बहुत सारे कागज अपने आप हो जाएंगे। कोई ना अच्छा। कोई गाइडेंस आपको देता रहेगा। अच्छा, ये ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे अपने को 1 साल बाद शुरू बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पहले से ही मैं अपना रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा बनाने लग जाऊं, तैयारी कर लूं अपनी कि ताकि जब मेरा लोन लेने का टाइम आए तो मेरा रिकॉर्ड अच्छा तैयार हो। तो वो मेरे को कैसे ट्रांजैक्शन करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने अभी सोच लिया कि भाई मैंने अपने लेवल पे ही अपनी पूंजी इन्वेस्ट करनी है ठीक है और छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, जी। अभी आपको ज्ञान भी नहीं नॉलेज भी नहीं, शुरुआत ही करनी है, हम्म। तो आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, एटलीस्ट प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर कराओ, उद्यम लो, आधार लो, फर्म रजिस्टर कराओ। प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब क्या चीज़? प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब एक आप ही हो बस, वो उसका फर्म का नाम हो जाएगा। उसके जैसे आप रौनक एंटरप्राइजेस ठीक है, बना ली, आपने कंसल्टेंसी रौनक कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक बंदा स्टार्ट कर सकता है। हाँ रौनक डेयरीज, ठीक है। डेयरी बनानी है तो जो भी आप अपना नाम रखना चाहो अपनी मर्जी से हम्म। उसको रजिस्टर करा सकते हो, उद्यम आधार बन जाएगा। ज़्यादातर एक्टिविटी आजकल एमएसएमई में आती है, जी। तो उस एक्टिविटी का आधार उद्यम आधार बन जाएगा हम्म। और वो प्रोप्राइटरशिप एक फर्म बन जाएगी। हम्म। उसका एक करंट अकाउंट खुलवाओ, आप अपने पर्सनल खाते से ट्रांजेक्शन ना शुरू करो उसमें, ओके। एक फर्म बनवा लो जो भी काम आपने करना है। ठीक है। उसके लिए मान लो आपको लाइसेंस ही है FSSAI फूड से फूड के लिए रिलेटेड, हो गया, फूड सेफ्टी तो इंडस्ट्री। वो जो इनिशियल लाइसेंस है वो शुरू में आप आराम से ले लो उसके ऊपर, तो उसका एक एडिशनल कागज हो गया। हम्म। GST आपको चाहिए तो GST ले लो शुरू में ही, आप अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन करो। किसी से भी कुछ खरीद रहे हो तो अकाउंट से पेमेंट दो उसको, फर्म के अकाउंट से करें सारे काम। फर्म के अकाउंट से। ठीक है। और किसी से कुछ बेच रहे हो तो उसको बोलो भाई फर्म के अकाउंट में पैसे डाल ले। मतलब कि तो फर्म की पेमेंट की आने जाने की बढ़ानी है। पूरी ट्रांजेक्शन आपने ठीक शुरू है। से रखनी है, जी। वो आपके प्रूफ में ऐड हो जाएंगी। आप अपनी रिटर्न टाइम से भरो GST की अगर अप्लीकेबल है, ITR अपनी टाइम से भरो, तो ये सारे कागज ऐड ऑन हो जाएंगे। समझ गया। तो बैंक भी ट्रांजेक्शन मॉनिटर करता है, अपने करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन भी मॉनिटर करता है बैंक, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपके पास फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। हम्म। प्राइवेट कंपनियां पेटीएम जैसी ऐप हैं वो आपको ऑफर देनी शुरू कर देंगे, लोन ले आपका कैश फ्लो देख के। ऐसे ही बैंक जितने भी हैं सरकारी प्राइवेट सब बैंक भी आपको ऑफर देना शुरू कर देंगे, जी आपकी एलिजिबिलिटी है 1 लाख रुपए तक के आपके पिछले साल में इतनी ट्रांजेक्शन होगी, 6 महीने में इतनी होगी, उसको कैलकुलेट करके आपके पास इंटरनल ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। बैंक वाले आपके घर पहुंच जाएंगे, भाई साहब आपका काम ठीक है, आपके महीने में इतने ब्याज लगना है, इतने पैसे और यूज़ करो, थोड़ा बढ़ाओ काम। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करके चलेंगी। अपना सिविल, अगर कोई लोन लिया है, अगर कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसको टाइम से भरो, कोई भी इरेगुलरिटी उसमें नहीं करनी है आपने। अच्छा, यहाँ बहुत एक इम्पोर्टेंट है, कई लोग यंग एज में मान लो या जो भी मान लो आईफोन ले लेते हैं या अलग अलग चीज़ों में क्रेडिट कार्ड का स्कोर ख़राब कर लेते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता है कि ये जो सिविल है लॉन्ग रन में जब हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट करेंगे हमारी, जब हमारे को एक्चुअल लोन की ज़रूरत होगी। कोई भी बिजनेस है, हाँ जी। उसका जो बेस है ना, ठीक है। जो छोटे बिजनेस है शुरुआत करने का बिजनेस है, उसका बेस है उसका प्रमोटर। प्रमोटर मीन्स? प्रमोटर मतलब जो बिजनेस कर रहा है, जो मेन बंदा है। ठीक है। तो उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उसके रिकॉर्ड क्या हैं, उसके सिविल क्या हैं, उसकी नीयत या कोशिश क्या है। कई बार पैसे नहीं होते फिर भी बंदा हिम्मत करके कोशिश करके पैसे जमा कराता है। वो सारी चीज़ें लॉन्ग रन में सिविल में रिफ्लेक्ट होती हैं, उसकी ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होती है अकाउंट्स में। तो वो सारी जो उसकी हिम्मत और मेहनत है ना, वो उसको काम आएगी। तो उसको शुरू से थोड़ी कोशिश रखनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए छोटे मोटे लोन पे लेके, या वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि मैं सेटलमेंट कर लूँ। ले लिया आईफोन, ले लिया, लोन मिल गया प्राइवेट एंटिटी से शुरुआत में, और इसको कर दिया गड़बड़, सेटलमेंट कर दिया, आगे के बड़े नुकसान कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं, इवन सब्सिडी हैं, वो लोन के बिना दे ही नहीं सकते, मैंडेटरी हैं। अगर आपने सब्सिडी लेनी है किसी चीज़ की, किसी स्कीम की, तो लोन लेना पड़ेगा मैक्सिमम में, और बड़े में तो 100%। ठीक आपको लोन कंपलसरी है। लोन मतलब बैंक एक एडिशनल असेसमेंट के रूप में काम करता है। बैंक लोन कहाँ से दे देगा जब आप का सिविल खराब करोगे। तो ठीक है, ये हमने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जान लिया। अब मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक रिस्की सेक्टर है, क्योंकि रिस्क की मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
वेदर क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। बारिश होगी, किसान की फसल ख़राब हो जाती है, कोई बागवानी के अंदर बिजनेस कर रहा है, एकदम से कोई क्रोनिक डिसीज़ आ गई या पूरी फसल ख़राब होगी, तो ऐसे केस में हम बड़ी इन्वेस्टमेंट करिए तो क्या सरकार की तरफ से कोई लोन के अंदर भी स्कीम्स कौन कौन सी हैं जिसके अंदर हम सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकते हैं और कम इन्वेस्टमेंट से भी अपना बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं? वो मेजर स्कीम्स मैं जानना चाहूँगा सर। मेजर स्कीम मैं आपको छोटे से बता देता हूँ। ठीक है। अगर लोन लेने की स्कीम बताऊँ वो अलग है, सब्सिडी की अलग है। ठीक है। लोन आप एक मुद्रा लोन स्कीम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जी सर। जिसमें कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं होती। प्राइमरी सिक्योरिटी है जिस चीज़ के लिए बैंक से आपने लोन लिया है। ठीक है। ठीक है, मान लो आपने डेयरी के लिए लोन लिया, तो सिर्फ भैंसों के लिए मान लो लोन लिया, तो भैंस प्राइमरी सिक्योरिटी है। ओके। कल को खाता खराब हो गया तो बैंक का एप्लीकेशन उस पर है, बैंक उसको लेके बेच सकता है ऑफिशियली, ये बात है। आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया किसी लैंड पे शेड बनाने के लिए, तो वो लैंड विद शेड वो एक प्राइमरी सिक्योरिटी है जिसके लिए बैंक ने आपको फाइनेंस किया है। किसी मशीन के लिए लोन दिया, 10 लाख की मशीन है, 7.5 लाख लोन दिया है बैंक ने, 2.5 आपने लगाए, 10 लाख की पूरी मशीन, प्राइमरी सिक्योरिटी है। उसके अलावा बैंक कहता है जी कोलेटरल भी चाहिए। कोलेटरल में फिर बैंक कहेगा जी मकान दे दो, कोई और प्रॉपर्टी दे दो, अपनी एग्रीकल्चर लैंड गिरवी रख दो बैंक के नाम। ठीक है। तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी होती है। तो जो ये मुद्रा स्कीम है या बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं, इसमें कोलेटरल की बजाय गवर्नमेंट आपकी गारंटी देती है, कुछ फीस गवर्नमेंट को आपकी तरफ से जमा करानी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है, प्राइमरी तो बैंक का रहेगा उस पर, अगर मगर कोलेटरल की बजाय वो एक पर्टिकुलर फीस सरकार के पास लगभग 1% प्लस GST वगैरह मिला के वो फीस सरकार के पास जमा हो जाती है। अमाउंट वाइज वेरी करती है CGTMSE वगैरह में। तो उस कोलेटरल की एवज में वो सरकार एक आपकी गारंटी दे देती है। गारंटी का मतलब ये नहीं है कि आप खाता खराब कर दो बैंक उससे ले लेगा और आपसे रिकवरी नहीं करेगा। हाँ जी। खाता खराब हो गया तो बैंक रिकवरी भी करेगा आपसे, सारे काम करेगा। ठीक है। मगर बैंक की बुक्स को एक बार बैलेंस करने के लिए बैंक के पास एक बार के लिए पैसे आ जाएंगे जी। और इन स्कीम्स के साथ जो आप पूछ रहे थे काम की बात कि रिस्की बिजनेस है, तो रिस्क को थोड़ा बहुत मिटिगेट करने के लिए या सरकार कहती है प्रमोट करने के लिए सरकार कहती है कि भाई कोई बात नहीं, रिस्क है तो हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ जी। तो एक PMEGP स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है। उसमें भी दोनों ऑप्शन है, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जैसे डेयरी पोल्ट्री भी है, तो ये डेयरी उसमें आती है, इस तरह की एक्टिविटी भी। ठीक है। एग्रीकल्चर की पहले नहीं आती थी, अब कुछ सालों से 1-2 साल से आने लगी। तो उसमें क्या रहता है सब्सिडी में? उसमें क्या है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए तक एक्सेप्टेबल है, मगर स्कीम जो है सब्सिडी है वो 50 लाख तक के हिसाब से मिलेगी आपको। तो मान लो करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका, मगर सरकार आपको स्कीम सब्सिडी जो देगी वो एरिया वाइज डिपेंड करेगी कहाँ पे आपने लगाया, और कैटेगरी वाइज भी करेगी। कई बार जनरल हैं, लेडीज़ हैं, उनको ज़्यादा है, मतलब लेडीज़ को ज़्यादा है, लेडीज़ को ज़्यादा दी जाती है। कैटेगरी SC कैटेगरी वगैरह हैं उनको ज़्यादा है। ठीक है। जनरल को थोड़ी कम है, जेंट्स को थोड़ी कम है, लेडीज़ को थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। इसके हिसाब से वेरी करती है 25 से 35% के हिसाब से। ठीक है। तो वो आपको सब्सिडी देती है सरकार काम करने के लिए 50 लाख के हिसाब से। मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो, सर्विस सेक्टर है, मान लो आपने ये वाली इस तरह की कोई यूनिट इस्टेब्लिश करनी है अपनी खुद की 10 लाख का, तो उसमें भी आपको 20 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से 25 से 35% डिपेंडिंग अपॉन काम एरिया, उनकी स्कीम के हिसाब से आप गवर्नमेंट की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कौन से प्रोजेक्ट है। ठीक है। उस तरह की स्कीम है PMEGP, वो जो सब्सिडी देती है। सब्सिडी। ऐसे ही अगर आपको बागवानी रिलेटेड काम करना है, पोली हाउस लगाना है, नेट हाउस लगाना है, कोल्ड स्टोर लगाना है, मशरूम की जो हाईटेक यूनिट लगानी है, उस तरह की यूनिट के लिए भी सब्सिडी है। वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू ज़्यादातर मिलती है। तो इसमें भी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। जी सर। जिसमें छोटे प्रोजेक्ट्स पे मिलती हैं, छोटे भी इतने छोटे नहीं, करोड़ों तक के प्रोजेक्ट होते हैं। हाँ जी। और उसके बाद जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB, और ये सारी स्कीमें ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं और इनको अप्लाई भी ऑनलाइन करना होता है। ठीक है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, जो मैंने बैंक की रिक्वायरमेंट बताई लगभग, हाँ और बैंक से लोन मैंडेटरी भी है, उसके बिना आप ज़्यादातर स्कीम में फ़ायदा नहीं ले सकते। तो हॉर्टिकल्चर में इस तरह की स्कीमें आ गई। अगर आपको बायोमास यूनिट लगानी है, अब जैसे मेरे को पोली हाउस लगाना है, पोली हाउस है, तो मेरे को नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से या जाना पड़ेगा उसमें? दोनों ऑप्शन है।
ठीक है, स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू भी आपको मिल सकती है छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, और थोड़ा जो बड़ा प्रोजेक्ट है ठीक है। उसके लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड पे भी मिल सकती तो है। उसमें दोनों ऑप्शन है। उसमें सब्सिडी 25 से 35 ही रहेगी उसमें, या ज़्यादा होती है नहीं, उसमें 50% तक भी है, 50% 50% तक सब्सिडी भी है। वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और गाइडलाइन उसकी गवर्नमेंट की साइट पे आराम से मिली जाएंगी। अगर आप नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या इवन एनएचबी भी डालेंगे तो फटाक से गूगल पे आ जाता है वो। जी सर, तो उसमें आपने अपना कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देखना है तो देख सकते हो आप। देख सकते हैं। तो ऐसे ही एक गवर्नमेंट की स्कीम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। ठीक है सर। तो ये 31 मार्च 26 तक की स्कीम याद है अभी हम्म, शुरुआत करने की। ब्याज तो आपको 7 साल तक मिलेगा आगे। इसमें क्या है कि 2 करोड़ रुपए तक का लोन ठीक है। आपको कोलेटरल, जो CGTMSE में अगर कवर होती है एक्टिविटी, तो जो CGTMSE की भी फीस आपको भरनी होती है 2 करोड़ तक के लोन की, वो भी सरकार रिफंड करती है। ब्याज आपको कोई भी बैंक 9% से ऊपर नहीं लगा सकता। 3% सरकार उसमें से भी रिफंड करती है, यानी आपको 6% ब्याज। FD का ब्याज ज़्यादा होता है कई बार। 2 करोड़ तक का लोन 2 करोड़ तक का लोन और 6% का ब्याज। 6% सालाना ब्याज, यानी 50 पैसे सैकड़ा, ठीक है, इस पे आपको मिल जाता है। हाँ जी, इसके एवज में कोलेटरल नहीं देनी तो CGTMSE फीस अगर आपकी ली है तो CGTMSE फीस भी सरकार रिफंड करती है। अदरवाइज दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं होता है ऐसे। हाँ जी, CGTMSE फीस रिफंड आपको खुद पे करनी होती है, रिफंड नहीं होती। ठीक है, तो इसमें वो भी रिफंड करती है। जितनी भी हाईटेक एग्रीकल्चर है, जितनी भी फार्म मैकेनाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटी है, हार्वेस्टिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर है, ठीक है, ड्रोन है, जैसे ड्रोन से आजकल स्प्रे वगैरह काफ़ी फेमस हो रहे हैं, समझ गया। तो ड्रोन्स आपने परचेज करने हैं। कोई भी आपने गोडाउन बनाने हैं अनाज भंडारण के लिए, उसमें स्कीम नाबार्ड का मैं जिक्र करना भूल गया था, तो नाबार्ड की सब्सिडी अलग ऑप्शन है, या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम अलग ऑप्शन है, वो बनाने हैं। कोल्ड स्टोर बनाने हैं, वैल्यू चेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोल्ड वैल्यू चेन, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कोल्ड स्टोर टाइप ट्रक्स में, गाड़ी आती है जो उनकी, व्हीकल में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, वो लेनी है। जी, अगर आपने फूड का प्राइमरी प्रोसेसिंग करनी है, वो पहले था, अब क्या है कि अगर सेकेंडरी भी करो मगर प्राइमरी मैंडेटरी है, ठीक, प्रोसेसिंग करनी है। और वो एक्टिविटी की लिस्ट एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की साइट पे लिखा हुआ है, अमाउंट के हिसाब से, हर मतलब फसल के हिसाब फसल से। के हिसाब से। कि जैसे वीट है, वीट की प्राइमरी क्या होता है, गेहूँ लिया, गेहूँ को साफ सफाई कर दी, क्लीनिंग, उससे आटा बना लिया। आटा बना लिया, आटा मतलब प्राइमरी हो गया। आटे से बिस्कुट बना लिया, वो हो गया सेकेंडरी। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और सेकेंडरी भी अब एलिजिबल है, मगर उसके लिए मैंडेटरी है कि प्राइमरी आपको ही करनी पड़ेगी। तो समझ गया सर। हर फसल के बारे में, ऑयल सीड के बारे में भी लिखा हुआ है, सरसों का तेल बना लिया, तेल से आगे क्या क्या बना सकते हो वो भी लिखा हुआ है। उसमें क्लियर लिखा हुआ कौन सी एक्टिविटी क्लियर अलाउड है, एलिजिबल है, कौन सी एक्टिविटी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्री बिल्ड का करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री की वैल्यू चेन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एग्री की स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हर चीज़ के लिए जो एग्री से रिलेटेड है, ठीक है, उसको ये एक्टिविटी सपोर्ट करती है, ये स्कीम सपोर्ट करती है। और बैंक ने बहुत अच्छा फाइनेंस किया है इसमें। समझ गया सर। हार्वेस्टिंग से रिलेटेड भी बड़े बड़े आजकल कंबाइन हार्वेस्टर, शुगर केन हार्वेस्टर, 1-1 करोड़ प्लस की मशीनें आती हैं, जो बेलर आ रहे हैं, बेलर आते हैं, ट्रैक्टर एंड बेलर, 2-2 करोड़ की, एक ट्रैक्टर एक बेलर, 1 करोड़ का ट्रैक्टर 1 करोड़ का बेलर, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें भी आती हैं। ठीक है, और वो मशीनें बैंक को फाइनेंस करना इस स्कीम ने आसान कर दिया, फार्मर को सपोर्ट कर दिया, और इकोनॉमी को इतना फायदा कर दिया कि ये चीज़ें जाके ग्राउंड लेवल पे काम करना इतना शुरू कर गई। और क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की इसके साथ सरकार स्कीम देती है, 65% तक नॉर्दर्न इंडिया लगा सकते हो, या हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, हाँ जी, उसमें 65% तक की सब्सिडी की अलग स्कीम है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के नाम से, जो आप बेल्स बनाते हैं फार्मर से लेके। अच्छा, हाँ, तो वो अलग स्कीम है। तो ये कहाँ ये पे, दोनों का फायदा ले सकते हो। 3% ब्याज भी लो, हाँ जी, PMEGP में आपकी आती है वो भी लो। एक PMFME के नाम से भी स्कीम है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी उसमें भी है। ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो, 3% सबवेंशन भी ले सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगाई है आपने, 3% सरकार सबवेंशन, ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में सबवेंशन मिलेगी, 6% ब्याज लग गया, हरियाणा सरकार MSME डिपार्टमेंट, मैक्सिमम एक्टिविटी इस तरह की फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड एलिजिबल है, 6% हरियाणा सरकार ब्याज दे देगी।
20 लाख रुपए तक का ब्याज, मेरे ख्याल से वहाँ भी 25 लाख तक का ब्याज है शायद। ठीक है। तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो बिना ब्याज का पैसा भी मिलता है। मगर फाइनेंसिंग का मतलब है अगर आपके पास आइडिया है, हाँ जी। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नॉलेज है, रिलेशन है, आपके हिसाब से आपको समझ आ गई है उस चीज़ की, आपने उसकी ट्रायल कर ली है, उसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपने रख लिए हैं, मगर अगर सारी चीज़ें ठीक हैं, हाँ जी। तो बैंक आपको फाइनेंस कर सकता है सारी, मगर इसमें पूरी असेसमेंट के साथ बैंक जाता है। बेसिकली बैंक शार्क टैंक की तरह है, पहला सारा उसका बिजनेस मॉडल समझता है कि मैं इसमें पैसा डालूं तो ये बंदा प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, उसके तरीके से फिर पास करके बैंक उसको सपोर्ट पूरा करेगा। बट आप जेन्युइन होने चाहिए। हाँ देखो, कोई भी फ्रॉड इस सेगमेंट में नहीं चलेगा। बैंक ये नहीं कह सकता भाई हम आपका बिजनेस चलाएंगे, हाँ जी। ना हमें पता, ठीक है। बिजनेस आपको ही पता है। हाँ जी। आपको ही पता है ये गेहूं है, इससे आटा कैसे बनेगा और इसको मार्केट में कैसे बेचोगे, उधार कैसे निकलवाओगे, पेमेंट कैसे लोगे, जी दोगे कैसे, वैल्यू ऐड कैसे करोगे, इसमें कोई आपने चीज़ मिलानी है तो आपने मिलानी है, ठीक है। हम तो नहीं कर सकते वो काम। तो सर मैं एक आपसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बैंकिंग से हट के। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको बिजनेस करना है तो पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करो, अपनी घर की पूंजी लगा के धीरे धीरे उसको ग्रो करो। वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, कई साल लग जाते हैं। जैसे किसी ने डेयरी करी, 2 गायें पाली, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहा है, 5-7 साल की स्लो प्रोसेस है। कुछ लोग सीधा 1 करोड़ की यूनिट लगा देते हैं। तो आपके नज़रिए से किस मॉडल पे जाना सही है, फिजिबल है? ये सवाल थोड़ा सा मतलब खतरनाक वाला सवाल है। हाँ जी। जो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, हाँ जी। उनके ट्रेट अलग होते हैं भाई, उनका एक्सपीरियंस ऐड होता चला गया और वो डिसिप्लिन होते हैं बंदे। ठीक है। भाई उसने सुबह उठना ही उठना है, काम पे जाना ही जाना है, शाम तक 100 रुपये बचे ना बचे 2000 बचे, उसने हारना नहीं। और वो चीज़ उसने साल तक कसम खा ली भी मैं रुकूंगा नहीं, पैसे नहीं लगाऊंगा, रिस्क भी नहीं लूँगा, मेहनत करूँगा और एक ही काम करूँगा फोकस पे। ये तो वो वाले लोग तो उस तरीके से निकल जाते हैं। उनमें से कुछ लोग सोचते हैं भाई ना यार नौकरी कर ले तो बिरान माटी है, हाँ जी। कुछ कमाया कुछ बचाया तो वो दार मर गई, पैसे आए नहीं तो पंगा ले लिया। तो कुछ लोग जो वर्दी हैं और वो कंफर्टेबल लेवल पे जी रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, किराए विराए आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका क्या है कि वो छोटा मोटा काम शुरू करेंगे, ट्राई मारेंगे, हाईटेक होएंगे, 4-5 दिन ड्रीम देखेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर वो कुछ नहीं करते। वो सोचेंगे यार ये तो बिरान मट्टी है, सुबह सुबह सब्जी मंडी भाजना, सब्जी में वहाँ से लेने फ्रूट फ्राट, फिर उसमें कोई वैल्यू ऐड करनी, उसकी पैकेजिंग करनी, फिर उसको बेचना, और फिर शाम में पता लगा जितनी की इनकम जितने फालतू की बेची वह 100 की चीज़ 200 में तो बेच दी, वो पर आधी खराब होगी तो बचा ही कुछ नहीं। वो थोड़े बहुत दिन में तंग हो जाए, बोला यार ठीक है किराया ही ठीक है अपना, किराया ठीक। तो इस तरह के लोग जिनके पास अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, बढ़िया ब्योत है, अच्छा बैकअप है, तो उसके लिए जो ये मतलब शाने शाने गुरु हैं लगा लो या इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, ये बताते हैं कि एग्जिट बैरियर थोड़ा हाई रखेंगे ना। जी सर। एग्जिट बैरियर का मतलब है आपने काम शुरू कर लिया, अब आप छोड़ कर नहीं भाग सकते। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं, उनके फंडे क्लियर हो गए, उनका ब्योत है 1 करोड़ का लोन भरने का, उनकी किराए हैं, उनके और इनकम है, उनके फादर की सपोर्ट है, सब कुछ है, मेहनत है, उनके एक्सपीरियंस लाइज एंड रिलेशन भी हैं, वो 1 करोड़ का लोन ले ले, पंगा ले ले। अब 1 करोड़ का लोन है तो किस्त भी भरनी, और करोड़ का लोन है, इतना बड़ा सिस्टम चलाना है, 2-3-5 करोड़ की भी बात है, तो बंदे भी रखने, उनकी तनख्वाह भी देनी, किराया भी देना, गाड़ी भी बजानी, बिजली के बिल भी देने, सर डाल की खर्चे हैं, और बैंक की किस्त भी देनी, सिविल भी खराब नहीं करना। तो 1-2 बार 2-4 महीने 4 महीने तो वो भर देगा, पप्पू की सारी सी जामत है, फिर उसकी पर्सनल लाइफ भी खराब होने लग जाएगी, फिर वो छोड़ के नहीं भाग सकता, पंगा तो ले लिया बड़ा। सही बात है। तो वो इसलिए कहते हैं कि एग्जिट बैरियर हाई अगर होता है कई बार, अगर आप में दम है या आपका सपोर्ट सिस्टम ऐसा है, तो आप एग्जिट बैरियर हाई रखो, ताकि आपको रोए यार भागना पड़ेगा भाई, बड़ा पंगा ले लो, ज्यादा पैसा लगाया तो ऑटोमेटिकली काम करेंगे भाग तो भाग कई इस तरह के निकम्मे आदमी हो जाते हैं, मतलब उठने का दिल नहीं करता, हाँ जी। मगर वो फंस गई, हाँ उसने ले लिया पंगा, पंगा उसके ब्योत का है, ठीक है। भर सके है वो, हाँ जी। ठीक है, पर भरेगा बापू तो होगा, बापू भरिए, हाँ। बापू बिगाड़ दे होगा फिर वो सोचेगा यार कोशिश कर, जोर लगा, जो नीचे डूबा है ना जितना, नीचे डूबेगा तो हाथ पैर मारेगा पूरे, ठीक है। जितने हाथ पैर मारेगा, जितना भागेगा, उतने रास्ते मिलेंगे, उतने लाइक जन मिलेंगे, इतने लिंक मिलेंगे,
वो उस नदी के किनारे पर होगा, जी सर। दंगल फिल्म की डाला। हाँ। और जब इसना जोर मारना आ गया, हाथ पैर मारने आ गए, लाइजन बनाने आ गए, सिस्टम सेट हो गया, वो उड़ भी जाएगा। सही बात है। तो कई बार खुद को चैलेंज बढ़ा दे देना चाहिए। कई बार हाँ, कुछ लोग मतलब हमारे को देखा है, कुछ लोग इंडस्ट्री के लोग हैं और बहुत सारे आजकल बहुत जो मतलब बहुत हाई टेक के लोग हैं, आजकल फंडिंग वगैरह भी मिल जाती है, ऐसी नहीं है कि बैंकिंग के ऊपर ही डिपेंड है। तो जैसे आप बता रहे थे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उनके वीसी फंडिंग्स वगैरह। वीसी फंडिंग वगैरह भी ले लेते हैं, हाँ जी। मगर उसके लिए भी उसको करना तो पड़ेगा कुछ। हाँ, उसको भी होना चाहिए पूरा वेल डेवलप। उसके लिए वो कहीं ना कहीं 1-2 साल 3-4-5 साल के रास्ते तय करके आ रहे होते हैं। ठीक है। कई सारी एनर्जी उन्होंने सिंक्रोनाइज करी होती हैं, हाँ जी। अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस अपने लाइफ की लर्निंग्स को ऐड करके कुछ नई चीज़ क्रिएट करी होती है। हाँ जी। कई बार पेटेंट कराया होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी होती है। और ये आपको अफसोस होता है कभी जॉब की बजाय बिजनेस करना चाहिए था? कई बार लगता है, फिर कई बार ये लगता है इतना ज़्यादा जोर लगने वाला काम है भाई, अच्छा। तो जो भी ठीक है। रिटायरमेंट प्लान क्या है आपका? नहीं, लगता है कि भाई कोई होना चाहिए अपना भी, एग्रीकल्चर के बंदे हैं, अपना एग्रीकल्चर का काम है और सारा एग्रीकल्चर वाले रिलेशन है अपने भाइयों से। हाँ। कुछ ना कुछ कई बार लगता है। हाँ जी। पर कई बार ऐसे लगता है भाई वो 2-3-4 साल की मेहनत हम सोचा फिर ये तनख्वाह आ जाए, वो निकम्मे वाली बात है। तो कई बार ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ एग्जिट बैरियर अपना भी आई हो। हाँ जी। तो अपन भी ट्राई मारे। ठीक है। और सपोर्ट है कहीं ना कहीं से, सिस्टम है, घर वालों की भी सपोर्ट है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। पर कई बार ऐसे होता है कि आप जैसे भाई हैं जिनका बिजनेस चल रहा है, काम हो रहे हैं, आपको सक्सेसफुल होते हुए देख के अपने को तसल्ली भी होती है। जी सर। तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन की बात है। ठीक तो मैंने पिछले 2-2.5 साल में 3 साल में लगभग 400 हाई वैल्यू फाइनेंसिंग, जिसको बोले 50 लाख से ऊपर के करे हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग टेक्नोलॉजी के, नई से नई टेक्नोलॉजी, नई से नए प्रोडक्ट जो हमने किए हैं। बैंक ने पूरी सपोर्ट की, बंदों ने भी पूरा नॉलेज था, ढूंढ ढूंढ के हम खुद भाग भाग के ढूंढे हैं, उस तरह के बंदों तक पहुँचे। तो उनको देख के लगता है कि भाई मेहनत करी है और इस्टेब्लिश भी हुए हैं बहुत सारे लोग। और 400 में से मेरे ख्याल से 300-350 सक्सेसफुल है। नहीं, सक्सेसफुल तो अभी तक भगवान की दया से ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब हाँ जी। ये तो नहीं कह सकते बहुत हाई पहुंच गए, सेफ है, मतलब हमारी किस टाइम से भर रहा है, ब्याज दे रहा है टाइम से, तो लगभग सारे खाते ठीक है। ठीक है। तो अच्छा लगता है ये बात सुन के। और बहुत सारे लोग अच्छे लेवल पे पहुंचने लगे तो अच्छा लगता है। और उसमें से बहुत सारे लोग इस लेवल के बिजनेस के लिए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, मतलब उनके बाप दादा शुरुआत ही उन्होंने करी है, मतलब कि हाँ, इसमें से उन्होंने मेहनत करी, ठीक है। उन्होंने काम किया। हाँ जी। उन्होंने अपने रिकॉर्ड इस्टेब्लिश करे। एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हैं बहुत सारे हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं कहीं ना कहीं लिंक मिल जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट आनंद, इरमा, वहाँ है, बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं अपने आइडिया लेके। हाँ जी। वो आइडिया को सेग्रीगेट कर देते हैं, शॉर्ट आउट कर देते हैं, शॉर्ट लिस्ट करके उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ भाई इसने तो कुछ अच्छी चीज़ बनाई, कुछ इनोवेशन है, कुछ टेक्नोलॉजी है। फिर उसने दम लगाया, दम लगाने में उन इंस्टीट्यूट्स ने उनकी हेल्प करी, उनको पेटेंट कैसे कराना वो ज्ञान दिया। सरकार ये काम नहीं करती खाली, ठीक है, कि भाई आपको लोन दे दिया आगे। इतने इंस्टीट्यूट हैं, सब्सिडी नहीं देती, सब्सिडी दे देंगे, वो बिजनेस करना भी सिखा रहे हैं, ट्रेन करती है, बेस्ट से बेस्ट ट्रेनर को लेके आती है, पेटेंट वालों को आपसे डायरेक्ट लिंक कराती है, सरकारी बंदों को, जो बंदे इस फील्ड में हैं, इस जॉब में हैं, सरकार के जो एम्प्लॉई हैं उनसे कनेक्ट कराती है। कौन सा प्लेटफॉर्म है सर ऐसा, मतलब एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, जैसे अपना एबिक हो गया है, जैसे अपना हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी है ऐसा सेंटर। ठीक है। आपके पास कोई इनोवेशन है, कोई आइडिया है, कोई टेक्नोलॉजी है, तो वो लीड हमें वहीं से मिली, बनाना वाली भी। ठीक है। तो कुछ भी है तो आपने वो प्रूफ कर दी जी कि भाई मैं ये चीज़ को, ये प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन दुनिया की, ठीक है, और ये अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ, तो वो फ्री में देती है, आपको ग्रांट देती है कि भाई कोई बात नहीं, ट्राई करो। जैसे 5 लाख का और 25 लाख का ग्रांट दिया जाता है। शुरू में 5 लाख का देते हैं, जैसे कोई नई स्टेज पे है तो, ठीक है, किसी ने स्टेब्लिश कर लिया, शुरू कर दिया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, तो उसको फिर पेटेंट तक रजिस्ट्रेशन कराने में गाइडलाइन, सपोर्ट सब कुछ मिलती है। सब बिजनेस की मार्केटिंग के लिए कैसे करना है वो हेल्प मिलती है, उसके लिए फंड मिलता है मार्केटिंग करने के लिए भी। टेक्नोलॉजी को ही आप कह रहे हो जी मेरे को तो ये मशीन बनानी है, ये छोटी सी मैंने ट्राई बना के देख ली, हाँ जी, अब मैं बड़े सेंटर्स के लिए बना सकता हूँ, उसके ऊपर पूरी डिस्कशन हो गई, ऐसे नहीं सबको मिल गई, समझ गया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को वो सिलेक्ट करते हैं, 2-3 महीने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, जो शॉर्ट लिस्ट होता है उसके बाद भी फाइनल जो ग्रांट कितनी मिलेगी, कितने तक दे, उसके लिए भी कमेटी है पूरी, ठीक है, उनमें सारे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वेरीफाई करते हैं,
और फिर लगता है कि ये कोई जायज़ प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ये जो फार्मिंग कम्युनिटी है अपनी ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनका भी कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, हम्म, मतलब आपने ग्रांट कोई करने के लिए वो ये देख रहे हैं कि आपने कोई किसान को क्या फायदा हो रहा है। आपने कोई इनोवेशन करी, हम्म मार्केट को फ़ायदा है, हम्म, क्वालिटी दे रहे हो, मगर क्या किसान को भी कुछ फालतू रेट मिलेगा, सही बात है। कुछ फ़ायदा होगा? हाँ जी। तो वो उनके दिमाग में बहुत रहती है। लोट्स ऑफ पॉइंट जो थे वो हमने कवर कर लिए। आखिरी में यही पूछना चाहूँगा, सेशन काफ़ी लंबा हो गया, कि 2026 में कहें 27 में कहें, क्या लगता है कौन कौन से एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर, आप एक बार बस डिटेल में तो हम नहीं जा सकते, एक उनके नाम रेफ़र कर दीजिए कि ये बिज़नेस के अंदर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम के हिसाब से होने वाली हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैं जानना चाहूँगा सर। एक तो एग्रीकल्चर में बहुत सारा काम टेक्नोलॉजी पे हो रहा है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हाईटेक एग्रीकल्चर, एक ऑर्गेनिक्स या नेचुरल फार्मिंग पे बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है। लोग साफ़ सुथरा खाना कोशिश करते हैं, नेचुरली तरीके से पकाए गए फ्रूट्स। आजकल कार्बाइड वगैरह जल्दबाजी के चक्कर में या प्रॉफिट के चक्कर में इस तरह की प्रॉब्लम है। तो क्वालिटी के ऊपर काम हो रहा है, ब्रांड्स के ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे। फिर ऑयल सीड पे भी काम अच्छा हो रहा है। मिलेट्स का आजकल बहुत अच्छा स्कोप मिल रहा है लोगों को, मिलेट्स में काम करना चाहते हैं। हाई रिच प्रोटीन डाइट पे लोग सप्लीमेंट्स पे भी जाना चाह रहे हैं। टोफू वगैरह जो अलग सप्लीमेंट है मिल्क के साथ साथ के, कई वीगन वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, आई तो थिंक उस पे भी जा रहे हैं। जितने भी सर आपने नाम लिए डेयरी, हैं हाँ, फिलहाल सारे कहीं ना कहीं हेल्थ ओरिएंटेड कस्टमर की तरफ घूम रहे हैं। क्वालिटी और हेल्थ ओरिएंटेड हाँ इंफॉर्मेशन लोगों को सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, हाँ जी। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी सबके पास है। ठीक है। डेयरी में भी बहुत सारी इनोवेशन हो रही हैं आजकल। 500 गाय की डेयरी में 4-5 लेबर है मुश्किल से, क्या सब बात कुछ है। ऑटोमेटेड है सिस्टम। कोई 500 डॉक्टर गाय की डेयरी में 4-5 लेबर से काम। डॉक्टर को भी बहुत कुछ इनपुट मिल जाता है, सेंसर लगे हुए हैं गाय के गले में। हम्म, उसने कितना, मतलब हेल्थ देखने के लिए पता करते हैं ना, जुगाड़ा कितना, हाँ जी। वो कितने दिन में कितनी बार जुगाड़ा है उतना, उसकी भी रिपोर्ट है। किस दिन वो परसीव हुई, किस दिन बच्चा पैदा हुआ, कब कब वो बीमार हुई, क्या क्या उसको डोज दी गई, हर चीज़ का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है। कितनी उसने मूवमेंट करी, हम्म, हीट में है कि नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी, भाई ये गाय आज ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, हीट में मिलेगी। सेंसर से हो रहा है सब कुछ। सेंसर से पता लग जाता है एक छोटी सी यूनिट में। ठीक। डॉक्टर को भी पता लग जाता है, तू आया है तो भाई ये 6 नंबर, 12 नंबर, 28 नंबर गाय को चेक कर ले, या 153 जो भी है, इनको चेक कर ले, ये थोड़ी ढीली लग रही है आज, इन्होंने जुगाड़ा कम है, मूवमेंट कम करी है। ठीक है, तो जी। डॉक्टर भी सीधा आया तो आते ही पहले उन पे देखेगा। तो इतनी टेक्नोलॉजी की सपोर्ट है। साइलेज है, फोडर के ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत स्कोप आने लग रहा है आजकल एनिमल फोडर के ऊपर। तो जैसे कहते हैं ना, मेक हे वाइल्ड द सनशाइन, तो एक हे होता है हाँ जी। ड्राई फोडर टाइप में, एक साइलेज होती है, तो ये इसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है आज के दिन। प्रोटीन रिच बढ़िया अच्छी क्वालिटी का एक ही दिन में हार्वेस्ट करके उसको, कई लोग गड्ढा खोद के दबाते हैं, कई लोग प्लेन में दबा देते हैं, उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उसको रखते हैं अच्छा स्टोर करके। पूरे साल का चारा एक ही टाइम आप रख लेते हो बड़ी यूनिट में, और धीरे धीरे उसको लगा, और जो अच्छी हाई यील्डिंग गायें हैं उसको खाती हैं। फिर देसी गाय के ऊपर अलग है, मगर उसमें क्या है कि दूध की क्वालिटी पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गऊ माता वाला जो अपना पूरा कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है उस तरह के प्रोजेक्ट्स को भी, अपनी जो इंडिजिनस ब्रीड है उनको सपोर्ट कर रही है। इवन सब्सिडी जैसी स्कीम भी उसमें बहुत सारी है, तो उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। इसके अलावा जो ये आजकल सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सस्टेनेबिलिटी मतलब आप कह रहे हो कि ये जो धुआं जाता है पराली का, दिल्ली में धुआं पहुंच गया, पोल्यूशन हो गया, दिख नहीं रहा, AQI आ गया, सर्दियों के बाद दिवाली के बाद खूब रोड़े मचते हैं पैडी हार्वेस्ट के टाइम पे। तो ये पैडी स्ट्रा है, जैसे ऐसे ही पैडी का है, ऐसे ही सरसों का तूड़ा है, ऐसे ही कपास का है। इसको इकट्ठे करने के लिए, इकट्ठे करके कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जलाना है, भट्ठों में जलाना है। इसके बायोमास पैलेट बनते हैं छोटे छोटे इस तरह के, जैसे चौक होते हैं, चौक होते हैं, उस तरह के पैलेट बनते हैं। जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, सरकार की गाइडलाइन है 5 से 7% वो जलाने हैं, कोयले को रिप्लेस करके, कोयले के साथ को फायरिंग बोलते हैं, वो जलाने हैं। वो टेक्नोलॉजी उस पर खूब काम आ रहे, टेंडर निकलते हैं सरकार के, रेट फिक्स कर रखा है ज़्यादातर जगह कि टेंडर में ये इतनी GCV जो उसकी
वैल्यू होती है उसके हिसाब से वो टेक्नोलॉजी चल रही है। उसके अलावा अब उसमें भी 2 तरीके के कॉन्सेप्ट हो गए, नॉन टोरीफाइड, अब टोरीफाइड का भी जमाना शुरू हो गया। कोयले जैसा ही लगभग रिप्लेसमेंट उस बायोमास से जो जिसको आप जला देते हैं, पैडी स्ट्रा के लगा लो, जीरी काटने के बाद उससे कोयले जैसा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो वो टोरीफाइड पैलेट हो गई, तो वो भी जलाने के काम आते हैं। उसके अलावा उससे बायोचार बन जाता है। बायोचार बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम आता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम है, मतलब प्रॉब्लम है कार्बन डाइऑक्साइड या गैस बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। तो कार्बन क्रेडिट एक कॉन्सेप्ट आ गया, वो बायोचार है, बायो फर्टिलाइजर है, खेत में मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी एक एग्रीमेंट किया है कुछ टाइम पहले, 1 लाख कार्बन क्रेडिट। पर कार्बन क्रेडिट की वैल्यू डिस्क्लोज नहीं हुई, पर ठीक ठाक डॉलर्स में होती है, बढ़िया। तो वो बायोचार से रिलेटेड हुआ है एग्रीमेंट एक कंपनी का। तो वो बायोचार क्या करेगा, इन्वायरमेंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको सीक्वेस्ट्रेट कर लेगा, ठीक है, पकड़ लेगा। तो उसके लिए उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है, तो उनके लिए कार्बन क्रेडिट मिलेंगे, वो कॉन्सेप्ट अलग है। तो आप फसल उगा रहे हो, आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत सारे स्टेट्स में नाबार्ड के थ्रू भी इवन एग्रीमेंट हुए हैं, आपको कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। फसल आप उगाओ, फ्रूट आप बेचो, मगर एक पौधे के हिसाब से कैलकुलेशन चली जाएंगी, आपने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के पेड़ ने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, उसका प्रॉफिट किसान को जाएगा, उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। जो कंपनी है वो अपना थोड़ा सा मार्जिन ले लेगी, ठीक है, जो सरकारी तंत्र है, सिस्टम है, वो कुछ अपनी फीस ले लेगा, और फिर मैक्सिमम उसमें कंडीशन है 80-90% फार्मर को जाएगा। जो किसान पौधे लगा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहा है, ऑक्सीजन बढ़ा रहा है। हाँ, तो वो अलग से सोर्स, उसके ऊपर सरकार का पूरा फोकस है। अभी भी बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई हैं, इसकी ट्रेडिंग के लिए काम शुरू हो रहे हैं काफ़ी, तो आने वाले टाइम में इसके भी बड़े स्कोप हैं जी। तो ड्रोन्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है। अब लेबर मुश्किल हो रही है, नहीं मिलती, फर्टिलाइजर स्प्रे कर देते हैं लोग, पेस्टिसाइड में खतरा कितना है, ह्यूमन लाइफ है। बिल्कुल सर, मशीनें आ गई बड़े बड़ी लंबी चौड़ी, ठीक है, उससे भी काम चल रहे हैं, मगर ड्रोन भी काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो ये कंपनियां हैं जो फर्टिलाइजर वाली हैं खूब प्रमोट कर रही हैं, इवन फार्मर का शेयर भी करती हैं। 500 रुपये पर एकड़ लगेगा तेरा स्प्रे का, कंपनी कहती है 200 रुपये पर एकड़ हम देंगे, एग्रीमेंट करती हैं ड्रोन वाली कंपनियों के साथ। दवाई मेरी इस्तेमाल कर लो, दवाई कंपनी कहती है जी हमारी दवाई, इवन फर्टिलाइजर इफको भी करता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी है उनको ट्राई किया, टेस्ट किया, उसके ट्रायल्स आए, उसमें रिस्क हैं, चीज़ों में रिस्क है, नई चीज़ों में रिस्क हैं अपने लेवल के, मगर वो चीज़ें गेन कर रही हैं, उनमें रिफाइनमेंट आ रही है। बायोमास पैलेट है, इसमें मशीनों में शुरू में दिक्कत थी, बहुत सारी कंपनियां आई, धीरे धीरे रिफाइन होते होते कई चीज़ें स्टेबलाइज होगी, अब कुछ सिस्टम बना दिए गए, लोग हो गए अड़ोस पड़ोस में बताने वाले। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन, आगे से आगे अनलिमिटेड स्कोप है जी। एग्रीकल्चर कहीं से भी छेड़ो, स्कोप तो आपने हर चीज़ में इतना ज्ञान है, आपके किसी भी प्रोडक्ट में आप ले लो, उसके ज्ञान में जितना आप घुस जाओगे, जितना इन्फॉर्मेशन में घुस जाओगे, आपको नई नई चीज़ें मिलती चली जाएंगी, आप लगे रहोगे तो। नहीं सर, बहुत आप जितनी डिटेल में आप हर एक टॉपिक छिड़ जाता है, आप हर बिजनेस में घुस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ग्राउंड लेवल पर बहुत डीपली आपने काम किया है, अपने प्रोफेशन को मैं कहूँगा जिया है एक तरीके से, तभी शायद आप इतने अच्छे से समझा पा रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल सेशन है किसान भाइयों, क्योंकि एग्रीकल्चर फाइनेंस बैंकिंग टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हम समझते हैं, बट जितने बिजनेस शक्ति जी ने बताए इनके ऊपर अलग से पॉडकास्ट बन सकता है सर, क्योंकि कार्बन क्रेडिट का आपने जिक्र किया, डेयरी का जिक्र किया, अब इनमें क्या चैलेंज है, क्या अपॉर्चुनिटी है, तो एक टॉप 5 एग्रीकल्चर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम एक और पॉडकास्ट बनाएंगे। तो कमेंट करके बताएं कौन कौन से किसान भाई चाहते हैं कि हम वो वीडियो लेकर आएँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करो। हम आपके लिए डेफिनेटली नेक्स्ट वीक या 15 दिन के अंदर हम एक और एपिसोड शूट करेंगे। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका एक्सपीरियंस एक्चुअल में बहुत कुछ सीखने को मिला, और धन्यवाद। रात के 11 बजे आप ऑफिस से आए हैं और डायरेक्टली ये पॉडकास्ट पे बैठे हैं,
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो इन्फॉर्मेशन एक एक करके बताना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ जी, कुछ मेरे भाइयों को मैं शेयर करके भाई हाँ जी, ये कुछ चीज़ें पूछने की हैं, ठीक है। तो कई बार इकट्ठा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आपका ये जो काम है बहुत सराहनीय है, हाँ जी, बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ठीक। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका दिया। ठीक है किसान साथियों, आखिर में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लगातार हमारी वीडियोस देखते हैं, तो हम लगातार इंडिया के बेस्ट एग्री एक्सपर्ट किसान दरबार प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। तो थोड़ी सी आपसे सपोर्ट चाहिए, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, हमारे को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन पर ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास एक मैसेज आ जाए। तो चलिए, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले एपिसोड में।